हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड, यानी कि हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर जो क्लास 12 चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे थे, उसको हमने तीन भाग में डिवाइड कर दिया था। तो दो भाग में हमने क्या क्या पढ़ा, तो कंज्यूमर बिहेवियर्स के बारे में पढ़ा और आगे हम लोगों ने पढ़ा कि हम कैसे कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सकते हैं और उसको इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं। और आगे के क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, यानी सेटिस्फेक्शन का, उसको ग्राफिकल चार्ट पे हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको ग्राफ में कैसे शो कर सकते हैं, चीजों को कैसे इजी वे में ग्राफ पे जब आप कोई भी चीज प्लांट करते हो तो उसका मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव ये होता है कि एक छोटे से फिगर से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझा दो। जब आप उसे लिख कर समझाने जाओगे तो उसमें काफी मेहनत लगेगी, काफी लंबा लिखना होगा आपको, लेकिन पिक्चरिस्टिक व्यू, यानी कि जब आप ग्राफ के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू या किसी डायग्राम के थ्रू अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो तो चीजें आसान हो जाती है। छोटे से जगह में, छोटे से आकृति से आप बड़ी बड़ी बातें समझा सकते हो। तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या पढ़ चुके थे उसके बारे में जान लेते हैं और आगे क्या क्या पढ़ने वाले, फिर शुरू करेंगे क्लास को। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को। उसके अंदर हम लोग ने मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी को पढ़ा था, इन डिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं इस क्लास का एक सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्लास बनाऊंगा, क्योंकि मैं एज एन स्टूडेंट सोच पा रहा हूं कि थ्योरी तक तो चीज समझ में आ जा रही है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जा रहा है, लेकिन अगर बात हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा है कि इस तीन पार्ट के अलावा एक क्लास में कंज्यूमर बिहेवियर पे सिर्फ इसके लिए बनाऊंगा कि मैं सारे कॉन्सेप्ट को जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझा सकूं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है। तो पार्ट थ्री आज शुरू करते हैं और पार्ट थ्री में हम लोग आगे चीजों को पढ़ेंगे। चलते हैं पीडीएफ पे और शुरू करते हैं क्लास को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल एंड टू कमोडिटी। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल, जब कमोडिटी कंज्यूम कोई कंज्यूमर करता है तो वो इक्विलिब्रियम तक, यानी पूरा सेटिस्फेक्शन कब होता है, उसको उसको किस तरह से मेजर करते हैं, और जब दो कमोडिटी की बात होती है तो उसमें किस तरह से होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। पहले तो पढ़ेंगे है क्या, उसके बाद पढ़ेंगे कि सिंगल गुड्स या कमोडिटी के साथ और टू कमोडिटी के साथ इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब साफ साफ है कि कंज्यूमर जो जब तक सेटिस्फाई हो जाता है उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यानी कि हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग अगर किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो एक लेवल पर जाकर हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी हमें संतुष्टि मिल जाती है। यानी हमें मान लो कि 10 आम खा करके हम संतुष्ट हो गए, हमारा पेट भर गया। उसी स्टेज को जब कस्टमर पूरा सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये तो हो गया सिंगल कोमोडिटी के सेंस में। और दो कोमोडिटी के सेंस में, जब हमारे पास आम और केला दोनों हो तो क्या करेंगे, तो हम दो केला और पांच आम, कुछ भी आप ले सकते हो, अलग अलग लोग अलग अलग क्वांटिटी खा के सेटिस्फाई होंगे। लेकिन जब भी कस्टमर पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब है कि वैसा पॉइंट जहां कस्टमर किसी चीज को कंज्यूम करके, खा करके, यूज करके संतुष्ट हो जाए, उस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये पूरा जो पैराग्राफ है इसमें इसी डिफिनेशन को एलोबरेट किया गया है, आप लोग पढ़ लेना अपने हिसाब से। मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था तो मैंने समझा दिया। टू डिफरेंट सिचुएशन इन विच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी स्टडी आर। दो डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं। पहला सिचुएशन होता है जब आप सिर्फ एक
चीज कंज्यूम कर रहे हो, कोई एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो। तो जैसे आम खा रहे हो तो आम ही खा रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो ये सिचुएशन है कि उसमें देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आता है और कैसे आता है। फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, यानी कि आपके पास आम भी है, केला भी है, सेब भी है। मैं अभी दो ही एग्जांपल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग जब बैचलर्स करेंगे या मास्टर्स करेंगे तो उसमें मल्टीपल कोमोडिटी का भी है, लेकिन यहाँ 12 में हम लोग 2 कोमोडिटीज पर ही पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास दो ऑप्शन अब है, केला भी है और आम भी है। तो हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट केला का कुछ आम का, जिसे आम ज्यादा पसंद होगा वो आम ज्यादा खाएगा, केला कम। और जिसे केला पसंद ज्यादा होगा वो केला ज्यादा खाएगा और आम कम। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि दो आम चार केले, दो केले चार आम, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे वो संतुष्ट होगा कि हाँ हम दो केला चार आम खा के संतुष्ट हो गए। तो जब भी वो कस्टमर दो कॉमोडिटी को कंज्यूम करके संतुष्ट हो रहा है, तो उस स्टेज को पढ़ेंगे कि वहां कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पर कैसे पहुंच रहा है। तो ये दो सिचुएशंस को हम लोग आगे रीड करेंगे। अब पहला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द सिंगल कोमोडिटी, यानी एक ही चीज है जो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो सिंपल सा है, हमने पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में एक्चुअली पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि हर एक यूनिट के कंजम्पशन के बाद यूटिलिटी घटता जाता है। यानी जब हमारे पास सिंगल कोमोडिटी है तो हम उस सिंगल कोमोडिटी को ही कंज्यूम करेंगे। जब हम उस सिंगल कोमोडिटी को ही कंज्यूम करेंगे तो हर एक स्टेज पर, यानी हर एक अगला स्टेज पर कोमोडिटी के कंजम्पशन का यूटिलिटी क्या होगा, घटता जाएगा। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो जब हम सिंगल कोमोडिटी को यूज करते हैं तो कौन सा लॉ लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और यहां हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक इसी के थ्रू पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, आप ग्राफ्स को बार बार देखना। आप पीडीएफ फाइल इसी के लिए आपको दिया जा रहा है कि आप उस पीडीएफ फाइल पे जाके पीछे देखोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा, इस इट मींस क्या है, कस्टमर या कंज्यूमर पूरा तरह से सेटिस्फाई हो गया है, अब उसका पेट भर गया है, वो उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया है। अब वो क्या होगा, वो उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां वो सेटिस्फाई हो गया है। तो उसी स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पर हो जाए कंज्यूमर का, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसका हो गया है, वो कस्टमर पूरे तरह से सेटिस्फाई हो चुका है। इसी को इस पारा में एलोबरेट करके समझाया गया एग्जाम्पल के साथ। इसको आप पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब इसके फार्मूला पे चलते हैं। फार्मूला सिंपल सा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी। अब मार्जिनल यूटिलिटी में एक चीज ऐड कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोमोडिटी के कंजम्पशन को हम लोग बढ़ाते हैं तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, यानी हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमारा यूटिलिटी घटता जाता है और एक स्टेज ऐसा आता है जहां यूटिलिटी जीरो हो जाती है। लेकिन यहां पर अगर हम मनी को ऐड कर दें, क्योंकि हम अगर आम कंज्यूम कर रहे हैं या बनाना कंज्यूम कर रहे हैं या कोई भी फल, कोई भी वस्तु, मान लो कि आप मूवी या सर्विसेज, कोई मूवी, ट्रेन पर ट्रेवल करना, किसी फेयर में जाना, इस सब चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आप कुछ तो खर्च करोगे, पैसे दोगे। यानी कि आपको अगर आम खरीदना है या केला खरीदना है तो पैसे दे के खरीदोगे। तो अगर पैसा इसमें ऐड हो जाए कंजम्पशन के साथ, यानी कि पहला स्टेज हम पैसे से किसी वस्तु को खरीदें, वो फिर उस वस्तु को कंज्यूम करें, ये तीनों स्टेज जब आपस में जुड़ जाए तो यूटिलिटी किस तरह से काम करती है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने गौर किया होगा कि मार्केट में कभी कभी किसी वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी प्याज बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, 80 रुपए 100 रुपए। कभी दाल आप देखोगे 200 रुपए 300 रुपए किलो चला जाता है। कभी सरसों तेल ज्यादा महंगा हो जाता है। तो आप गौर करना, आपके घर पर उस समय जब चीजें सस्ती होती है
तो मन भर के लोग खाता है कि हाँ हमको पूरा खाना है। लेकिन जब चीजें महंगी होती है, मैं प्याज का एग्जांपल लूंगा। अभी मान लो कि आप सब्जी में आधा किलो प्याज यूज करते हो या 250 ग्राम प्याज यूज करते हो, क्योंकि प्याज 30 रुपए 40 रुपए किलो आ रहा है। अभी मार्केट में रेट उसी प्याज का 200 रुपए किलो हो जाए, जो कि संभव है। हम लोगों ने अपने आसपास के जीवन में ये एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी कोई कोमोडिटी बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, और प्याज इसमें सबसे अव्वल है। सबसे ज्यादा महंगा हर एक बार प्याज ही होता है। तो मान लो प्याज 200 रुपए किलो हो गया, अभी आपका कंजम्पशन 250 ग्राम था, तो 250 ग्राम में आप संतुष्ट हो जा रहे थे। लेकिन अब आप क्या करोगे, अपने 250 के क्वांटिटी को घटाकर 150 या 100 ग्राम पर लेते आओगे, और 100 ही ग्राम में आप संतुष्ट हो जाओगे। तो यहां कौन सा फैक्टर काम किया, यहां मनी वाला फैक्टर काम किया। यानी कि चीजों का दाम भी आपके यूटिलिटी पे असर करता है। जब चीजें सस्ती होती है तो आप ज्यादा कंज्यूम करके संतुष्ट होते हो, और जब चीजें महंगी होती है तो आप कम कंज्यूम करके संतुष्ट होते हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का बदल जाता है जब इसमें आप मनी ऐड कर देते हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी को यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में दिखाया गया, आप इसे पढ़ लेना। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। तो 1 रुपी का मतलब है कि प्रत्येक रुपया में कितना सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा है, ये डिपेंड करता है उसके कॉस्ट पर। अब हम आगे चलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी जब कंज्यूम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस कंडीशन पे आएगा, जब प्राइस ऐड हो। तो यहां पे जो एमयू है, आप ध्यान रखना, एमयू इक्वल टू पी। नीचे न्यूमेरिकल एक्स के जगह 1 2 यूनिट आप जितना डालना चाहो, 1 2 3 4, यहाँ पे भी आप यूनिट 1 रखोगे कि पर 1 रुपी, पर 1 रुपी आपको कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है। ये जब बराबर हो जाए तभी माना जाएगा कि कस्टमर क्या है, पूरा तरह से सेटिस्फाइड है। यानी जितना उसकी संतुष्टि होनी थी उतना ही उसने पैसा लगाया। ये पहले चैप्टर में हमने समझाया था आपको। क्या समझाया था, हम लोग के समाज में बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं पैसा वसूल हो गया। पैसा वसूल चीज था ये, जितना पैसा दिए थे उतना हम यूज कर लिए। इन सब चीजों को समाज में हम अधिकतर सुनते हैं। वो यही कॉन्सेप्ट है कि वो आदमी उस सामान या उस वस्तु के लिए उतना ही पे किया जितना में वो सेटिस्फाई हो गया। यानी यहाँ पे प्राइस और उसका सेटिस्फेक्शन बराबर हो गया। इसी स्टेज को हम लोग सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या यूटिलिटी बोलते हैं। यहां पे कस्टमर पूरा तरह से संतुष्ट हो गया। कहां पर, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हो गया। अब इसको समझने के लिए समाज की वही आम धारणा कि हाँ जितना इसका कॉस्ट होना चाहिए उतना है, इसका मतलब वो उस वस्तु को कंज्यूम करके जितना सेटिस्फेक्शन पाने वाला है वो उतना ही प्राइस पे कर रहा है। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और इसी को इसमें आगे दिखाया गया। ये बराबर वाला कॉन्सेप्ट है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो प्राइस से तो इसको भी हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बराबर नहीं है, जितना पैसा दिया है उससे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो गया, तो इसको भी इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। और यहां पर आप देखोगे कि अगर ये कम हो जाए, दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे इसको पूरा पढ़ लेते हैं, इससे और चीजें क्लियर हो जाएगी। If mu is greater than P, then the consumer will not be at equilibrium and he continue to purchase the commodity as his benefit. जब प्राइस कम होगा और मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, और ज्यादा चीजों को खरीदेगा, क्योंकि मनुष्य के इच्छा की सीमा कहीं खत्म नहीं होती है। तो प्राइस जैसे कम होता है तो और ज्यादा चीजें खरीदने लगता है लोग, तो इस कंडीशन को भी इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। दूसरा कंडीशन है mu इज लेस देन p। यहां पर क्या करेगा, प्राइस ज्यादा है तो वो अपना क्या करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी को कम क्वांटिटी में घटा लेगा। जैसे बताया मैंने कि प्याज पहले 250 ग्राम खा रहा था तो अब 100 ग्राम खाएगा, क्योंकि
प्याज का कॉस्ट 30 रुपये से बढ़ के 200 रुपए हो गया। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि प्राइस जब बढ़ता है, जब प्राइस को हम मार्जिनल यूटिलिटी के साथ ऐड करते हैं, तो प्राइस उसमें किस किस तरह का इफेक्ट डालता है। प्राइस जब कम हो तो हम और ज्यादा सामान खरीदेंगे, प्राइस जब यूटिलिटी के बराबर हो तो हम उतना ही खरीदेंगे जितना खरीदना है। अब मैं प्याज का फिर से एग्जांपल लेता हूं, 3 कंडीशन बता देता हूं। प्याज आपके जहन में है कि 30-40 रुपए इस बाजार में मिलता है हमें हमेशा। तो 30-40 रुपए में जब आप प्याज मिल रहा होगा तो आप 250 ग्राम कंज्यूम करोगे, ठीक है, जो रेगुलर कंजम्पशन है उसी में आप संतुष्ट हो। प्याज जैसे ही 200 रुपए किलो होता है तो आप उसको घटा के 100 ग्राम के कंजम्पशन पे लेते आते हो। लेकिन सोचो प्याज 10 रुपए किलो मिलने लगे तो आपके अंदर क्या डर बैठेगा कि अरे ये कुछ ही दिन तक 10 रुपए मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा खरीद लो ताकि हम आगे इसको यूज कर सकें, और हो तो आप अपने कंजम्पशन को भी 250 ग्राम से बढ़ा के 300 ग्राम कर दोगे। तो ये दोनों कंडीशन, जब प्याज का कॉस्ट घट रहा है और जब प्याज का कॉस्ट बढ़ रहा है, ये दोनों इक्विवेरियम नहीं लाएगा। इक्विवेरियम कौन सा लाएगा? जो नियति, जो नॉर्मली प्राइस रेट चलता है, प्याज जैसे 30-40 रुपए नॉर्मली मिल रहा है तो उस कंडीशन पर कस्टमर इक्विवेरियम में रहेगा, यानी कि जितना खाता है उतना खाएगा, यानी प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इसी को यहाँ पे पारा में एलोबरेट करके लिखा गया है, आप समझ लेना, एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप इसको समझ लेना। और ये इसको समझाने के लिए यहाँ आप देखो कि यूनिट जब कंज्यूम करते हैं और प्राइस तो 10-10 रुपए, एक यूनिट खाया 10 रुपए दिया, मार्जिनल यूटिलिटी हमें 30 मिल रहा है, 30 यूनिट का सेटिस्फेक्शन। दूसरा खाया, मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाएगा, हमने समझाया था सेम कमोडिटी को जब आप कंज्यूम करोगे तो हर एक यूनिट के कंजम्पशन पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। तो ये 30 से 20 हो गया, तीसरे यूनिट के कंजम्पशन में फिर से घटकर 10 हो गया। और आप गौर करना, जब ये तीसरे यूनिट में घट के 10 हुआ, चौथे यूनिट में कंजम्पशन करते करते मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, यानी चौथा यूनिट कंज्यूम करते करते वो संतुष्ट हो चुका है, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको डाटा को समझ सकते हैं। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने समझाया था कि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों देखते हैं। जितनी बड़ी थ्योरी है उसका सार यही है, उसका समरी यही है। कोई अगर आपको ये ग्राफ समझ में एक बार आ जाए तो उतनी बड़ी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे। एक तरफ इसमें क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है, यानी एक्स जो हम कंज्यूम करने वाले हैं उसका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी है। दूसरे तरफ क्या है, तो यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, कितना यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो है। एक तरफ प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरी तरफ उसका कॉस्ट, यानी कि क्या दाम है उसका, यानी नहीं, एक तरफ है आपका मार्जिनल यूटिलिटी और कॉस्ट, जो कमोडिटी का कॉस्ट या प्राइस है, और दूसरे तरफ है यूनिट ऑफ कमोडिटी, यानी कितना यूनिट हम कंज्यूम करते जाएंगे, और अलग अलग यूनिट कंज्यूम करने से हमारे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन पूरा हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट ऑफ कमोडिटी की, हर एक यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाएगा। अब इसमें एंट्री मारा है किसने? प्राइस ने। तो प्राइस क्या इंपैक्ट करता है, तो आप देखो यहाँ पे यूनिट 4 पे हमारा क्या हो रहा है, ये जो इक्वेरियम है हमारा, यानी कि प्राइस जो है ये मैच कर रहा है, यानी हम जब तीसरा यूनिट खा रहे हैं तो हमें इक्विवेरियम मिल जा रहा है, यानी ई फॉर इक्विवेरियम, यानी कि तीसरे यूनिट के कंजम्पशन के बाद हम संतुष्ट हो रहे हैं। चौथे में हमारा क्या हो रहा है, तो 0 एमयू, यहां पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जा रहा है, यानी कि अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते। ठीक है, तो इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिए खाया है। और कंज्यूमर इक्विवेरियम को निकालेंगे कैसे, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी आप देखो कि वाई एक्सिस पे पड़ा है, तो वहां पे एक्स के जगह पे आप 10 डाल दोगे, और प्राइस
और एक्स, यानी प्राइस एक्स का मतलब वहां पे 10 डलाएगा। ये दोनों जहां बराबर होगा, क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विवेरियम कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर होगा। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कहां पे बराबर हो रहा है, तो यहां 10 पे, और ये तीसरे पर, तीसरे वाले कंजम्पशन पे 10 रुपए है। यहां आप ऊपर में एक बार फिर तीसरे यूनिट के कंजम्पशन को आप गौर से देखना। तीसरा यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो 10 रुपए पे कर रहे हो और 10 ही मार्जिनल यूटिलिटी पा रहे हो। यानी यही वो स्टेज है जहां प्राइस भी हम 10 पे कर रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी भी हमें 10 मिल रहा है। लेकिन इसके ऊपर देखोगे तो 10 रुपए पे कर रहे हैं, एमयू 20 मिल रहा है। पहले स्टेज में 10 पे कर रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी 30 मिल रहा है। तीसरा यूनिट में पहला बार ये हो रहा है कि हम जितना प्राइस पे कर रहे हैं यानी 10 रुपीज, उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है हमें 10 रुपीज। तो यही वो स्टेज है जहां पे क्या होता है, कंज्यूमर इक्विवेरियम होता है। वही चीज को यहाँ दिखाया गया। आप देखो तीसरी यूनिट पे हम 10 रुपए पे कर रहे हैं और 10 का मार्जिनल यूटिलिटी भी हमें मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इक्विवेरियम का पॉइंट हो गया। अब इससे आगे हम अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिमिनिश कर जाएगा, सीधा जीरो पे आ जाएगा। तो ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस डाटा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग जब प्राइस आ जाता है किसमें, मार्जिनल यूटिलिटी में, तो किस तरह का इंपैक्ट डालता है। चलते हैं आगे और समझते हैं चीजों को। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं ग्राफ के लिए एक स्पेशल क्लास कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि इतना अच्छे से समझाने के बाद भी, क्योंकि स्टूडेंट्स पहली बार ये कई पढ़ रहे होंगे तो उनको हो सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत हो, तो मैं अलग से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्लास कर दूंगा ताकि चीजें और सुलभ हो। कंज्यूमर इक्विवेलेंट सिंगल गुड्स का हमने पढ़ लिया। अब टू कमोडिटी केस पे आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास एक ही कमोडिटी था, हम वही कंज्यूम कर रहे थे। अब जब दो कमोडिटी केस है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग कमोडिटी का नंबर्स हमें सेटिस्फाई करेगा। दो केले चार सेब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो सेब चार केले का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसा कॉम्बिनेशन ही हमें क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब टू नेसेसरी कंडीशन टू अटेंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू, दो नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए। पहला है कि दो कोमोडिटी होना चाहिए और दूसरा है कि दोनों कोमोडिटी का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं इसके। एमयू फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीज, ये तो आपको पता ही है कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है जब कंजम्पशन हम लोग बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा खाते हैं उससे सेटिस्फेक्शन मिलना उतना कम हो जाता है। यहाँ पे उसका एग्जांपल्स दिया हुआ है, वही सेम एग्जांपल है कि आपने यूनिट 1 खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी 26 था, एमयू ऑफ कमोडिटी वाई 22 था। दो खाया तो इसका 20 हो गया, इसका 18 हो गया। तीन खाया, इसमें भी वही, आप दो कमोडिटी खाओ, इसमें भी दोनों कमोडिटी का जो अपना पर्सनल यूटिलिटी होगा वो कम होता जाएगा। इसी को इस डाटा में समझाया गया है। आप खाते जो और यूटिलिटी कम होता जाएगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप वाई एक्सिस जो दोनों साइड है उस पे देखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी एक तरफ एक्स का है और एक तरफ वाई का दिया हुआ है, नीचे यूनिट ऑफ कमोडिटी है। तो यहां आप देखोगे कि चौथे यूनिट में क्या हो रहा है, आप गौर करना। ऊपर फिर इसी डाटा को दिखाया गया। चौथे यूनिट में आप गौर करो, चौथे यूनिट में हम लोग 15 यूनिट और 13 यूनिट ले रहे हैं। यानी कोमोडिटी एक्स का 15 यूनिट ले रहे हैं और कोमोडिटी वाई का 13 यूनिट ले रहे हैं। और यहां पे आप देखो इससे मैच कर रहा है। ये किससे मैच कर रहा है, ये फोर्थ का जो ये कंजम्पशन है कोमोडिटी एक्स का, थर्ड यूनिट के वाई कंजम्पशन से मैच कर रहा है। आप गौर से देखो थर्ड यूनिट, एक बार फिर से थर्ड यूनिट के कंजम्पशन को जब देखोगे किसके, वाई के, मार्जिनल यूटिलिटी उसको 15 मिल रहा है और फोर्थ यूनिट खाने पर एक्स के कंजम्पशन से मार्जिनल यूटिलिटी 15 मिल रहा है। जहां ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए वहां हमारा क्या होगा, तो
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वही यहाँ समझाया गया कि फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन पर हम लोग क्या हो रहे हैं, पूरा तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं। उसके बाद आप वाई का यानी कि वाई जो कमोडिटी है उसके इक्विलिब्रियम को बढ़ते हुए देख रहे हो और एक्स के मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ते हुए देख रहे हो। यानी 4 वो पॉइंट है, कब हम चुनेंगे 3 में जो वाई का कंजम्पशन है और 4 में जो एक्स का कंजम्पशन है उसका मार्जिनल यूटिलिटी जब सेम हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम हो गया। एक बार फिर से समझाता हूं। आप देखो 3 यूनिट के कंजम्पशन में y का जो कंजम्पशन है उससे जो mu मिला वो 15 है। 4 यूनिट के कंजम्पशन के बाद x का जो mu मिला वो भी 15 है। जब ये मैच कर जाए अगले अथी में 3 में किसी एक से 15 मिला और फोर्थ में किसी एक से 15 मिला, ये सिक्स पे भी हो सकता है, ये सेवंथ पे भी हो सकता है। सिक्स में मान लो y पे मिला होता 15 और सेवंथ में वो एक्स पर मिला होता 15, तो ये सिक्स और मतलब सेवंथ पे शिफ्ट हो जाता। तो यहां पर ये फोर्थ में हुआ है तो हम इसको फोर्थ में दिखाएंगे। ये दोनों सेम हो गए तो फोर्थ में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से जो मिला और जो वाई से मिला वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर ले रहा है अपने आप को, यानी यही वो पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो आगे चलते हैं। अब चीजों में कुछ कंफ्यूजन रहा होगा आपके, ये तय बात है, तो मैं इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक बार और समझाऊंगा ताकि चीजें और बेहतरीन ढंग से समझ। तो हमें क्या क्या अभी पढ़ना था, दो चीज पढ़ना था कि सिंगल कोमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है और अगर हमारे पास दो कोमोडिटी का कंजम्पशन हो तो उसमें हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, तो इंडिफरेंस कर्व का यूज हम कब करते हैं इसको पढ़ लेते हैं। कर्व ऑफ द graphical representation of the combination of different goods providing the same satisfaction level to the consumer is known। जब हम दो गुड्स के कंजम्पशन को करके सेटिस्फाई होते हैं उस तरह के चीजों को, उस तरह के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनडिफरेंस कर्व की जरूरत होती है। इनडिफरेंस से मेरा मतलब क्या है, तो इनडिफरेंस का मतलब होता है कि जब हम केला आम दो चीज खा रहे हैं या सेब नारंगी या फिर नारियल और फलूदा, कुछ भी आप दो कॉम्बिनेशन लगा लो, जब हम दो चीजें खा रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि दो पीस ये खाएंगे दो पीस ये खाएंगे। जो हमें ज्यादा पसंद होगा वो तीन खाएंगे और जो हमें कम पसंद होगा वो एक खाएंगे। तो इस तरह का जब इनडिफरेंस होता है दो तरह के कमोडिटी में तो हम उसको किस पर शो करते हैं, इनडिफरेंस कर्व पे शो करते हैं। तो उसी को यहाँ पे शो किया गया है कोमोडिटी के द्वारा। हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आगे और पढ़ेंगे, आप खुद से भी पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ डाउट्स जो रह जाएंगे वो अगले क्लास के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पूरी तरह से हम लोग समझ लेंगे। हम लोग किस किस चीज के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे, ऑर्डिनल को पढ़ेंगे, कार्डिनल को पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और हमारा इंडिफरेंस कर्व को पढ़ेंगे। और हमने अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो वन कमोडिटी और टू कमोडिटी पढ़ा, इनको, इन सबको 6 या 7 हुए होंगे कुछ, इन सबको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। बेसिक एजेंशंस हैं इंडिफरेंट कर्व के, उसका एनालिसिस है यहाँ, वो आप पढ़ लेंगे इसमें। और एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे चॉकलेट और आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया गया है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कोई एक चॉकलेट खाए 16 आइसक्रीम खाए, क्योंकि उसका उससे क्या पता चलता है, उसको आइसक्रीम खाने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंपेयर टू चॉकलेट। बी जो है आदमी, उसका क्या पता चल रहा है, वो 2 चॉकलेट खा रहा है और 8 आइसक्रीम खा रहा है, इसका मतलब उसे भी आइसक्रीम ज्यादा पसंद है। सी हमें क्या लग रहा है कि 3 चॉकलेट खा रहा है 4 आइसक्रीम खा रहा है, कि ठीक ठाक है, दोनों चीजें पसंद है, एक चीज थोड़ा ज्यादा खा लिए। डी हमें साफ साफ दिखा रहा है कि उसे चॉकलेट ज्यादा पसंद है क्योंकि वो 4 यूनिट चॉकलेट खा रहा है और 2 ही यूनिट आइसक्रीम का खा रहा है। और ई का हमें क्या पता चल रहा है कि वो चॉकलेट 5 यूनिट खा रहा है और आइसक्रीम को एक ही यूनिट खा रहा है, तो उसे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से हम कंज्यूमर के बिहेवियर को
जान सकते हैं। अब इसको अगर इंडिफरेंस कर्व पे दिखाना हो तो वो इस तरह से दिखाएंगे कि एक तरफ चॉकलेट और एक तरफ चॉकलेट और एक तरफ आइसक्रीम का एक्सिस बनाएंगे, और जो जितना कॉम्बिनेशन किया है उसको उस तरह से खींच देंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब दो कोमोडिटी के कंजम्पशन के इंफॉर्मेशन को कोई ग्राफ पर दिखाता है तो उसे इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसी इंडिफरेंस कर्व को अब अलग अलग तरीके से तो ये दिखाया गया है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है, लेफ्ट से राइट लेके। ये प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंट कर्व के। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड टर्न में होता है, यानी आप देख सकते हो यहाँ दिखाया गया, आपको समझ में आ जाएगा ये देखते ही। अब चलते हैं आगे, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा होगा ऊपर कि क्या प्रॉपर्टी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंट कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के पॉइंट से। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया। कॉनकेव इसके उल्टा स्ट्रक्चर का होगा, कॉनकेव इस तरह का स्ट्रक्चर का है, तो ये एक्सिस से क्या होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, सॉरी, ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है जिसको हम देख रहे हैं, ये एक्सिस से कॉन्वेक्स होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इंडिफरेंस कर्व का। तीसरा आप देखोगे, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखेगा, क्योंकि चीजों का कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा। आप देख लो, जितना ऊपर जाएंगे तो चीजों का कंजम्पशन भी उसी हिसाब से ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे ए और बी का एग्जांपल है, तो बी के केस में ज्यादा खा रहा है, यानी वाई ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और एक्स भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है कंपेयर टू ए, इसीलिए बी का सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। ये तीसरा हो गया प्रॉपर्टीज हमारा। अब आगे देखते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये इसका एक बड़ा प्रॉपर्टी है, इसको आप समझ लीजिए। ये क्यों नहीं कर सकता, ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जैसे वो कट करेगा तो वो पॉइंट पे फिर दो कमोडिटी का मतलब ही नहीं रह जाएगा। दो कमोडिटी जब भी कंज्यूम कर रहे हैं तो यानी वो पॉइंट ऐसा है कि जहां बराबर हो जाएगा, कि एक्स भी उतना खा रहा है वाई भी उतना खा रहा है, तो वहां दो कमोडिटी का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है इनडिफरेंस का, कि एक कमोडिटी को ज्यादा खा रहा है एक कमोडिटी को कम खा रहा है, तभी तो इनडिफरेंस कर्व का मतलब रहेगा। जहां दोनों बराबर चीजें खा रहा है तो वहां इनडिफरेंस कर्व का क्या मतलब है, वहां कुछ रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। वहां दो सेब दो केला खा रहा है, सिंपल। तो सेम नंबर ऑफ कमोडिटी जहां कंज्यूम कर रहा है वहां इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। इंडिफरेंस कर्व वही होगा जहां पे डिफरेंट नंबर ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, और जब डिफरेंट नंबर ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो वहां पे कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया इंडिफरेंस कर्व का। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, एन indifference कर्व नेवर टचेज आइदर द एक्सिस। किसी भी एक्सिस को इंडिफरेंस कर्व टच नहीं करता है। क्यों टच नहीं करता है, क्योंकि जब टच कर जाएगा तो नंबर ऑफ कमोडिटी रहेंगे ही नहीं, वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, रिप्रेजेंट होगा ही नहीं। जब टच हो जाएगा तो हम लोग समझ ही नहीं, क्योंकि उसके आगे कोई स्कोप ही नहीं है। टच नहीं होगा क्योंकि वो हायर लेवल चलता जाएगा और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाता जाएगा, इसके लिए टच नहीं होगा। तो ये पांचवा प्रॉपर्टी था इंडिफरेंस कर्व का। अब हम लोग पढ़ने वाले बजट लाइन को। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन से मतलब होता है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं और कितना कंजम्पशन के लिए पे करने के लिए हम तैयार हैं। आप एक चीज गौर करना, सोसाइटी में आपका घर का बजट तय करता है कि आप किस तरह का खान पान करोगे या किस तरह का कपड़ा पहनोगे। समझ एक अलग तरीका है, मतलब आप में कितनी समझ है हेल्दी रहने की और आप हेल्दियर गुड्स खा रहे हो या नहीं खा रहे, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप गौर करना कि बजट तय करता है कि कौन किस तरह का फूड खा रहा है या कौन किस तरह का सामान कंज्यूम कर रहा है। अगर आपका कमाई 1 लाख रुपए है
तो आप नहीं सोच सकते कि आप 2 3 4 लाख का कोई सामान कंज्यूम करोगे। हाँ, आप सोच सकते हो कि मैं 10,000 20,000 30,000 का कोई सामान कंज्यूम कर सकता हूं। तो आपका जो बजट लाइन है वो तय करता है कि आप किस तरह से चीजों को कंज्यूम करोगे। तो बजट लाइन को देख लेते हैं, बजट लाइन का मतलब क्या है एक्चुअली। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। ये बजट लाइन है, मान लो आप गुड वाई है और गुड्स एक्स है, दो कमोडिटी ले लिया हमने और एक बजट लाइन खींचा है। तो बजट लाइन जो है, सब आदमी जितने आदमी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, ये क्या है, ये एक्स और वाई के कमोडिटी का कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर सकता है। इनका बजट इतना है कि ये एक्स और वाई के कुछ कुछ अमाउंट को, जैसे ई क्या कर सकता है, 5 यूनिट एक्स का ही कंज्यूम कर लेगा। एफ बोल रहा है नहीं, हम 4 यूनिट ऑफ एक्स और 2 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम करेंगे। जी बोल रहे हैं हम 3 यूनिट ऑफ एक्स और 4 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम करेंगे। लेकिन ये ई एफ जी एच आई जे जो लोग हैं, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में गुड वाई और गुड्स एक्स को कंज्यूम कर सकते हैं और वहां से सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं। लेकिन सी डी को जब आप देखोगे तो डी का क्या है, डी का इनकम काफी कम है, वो कर ही नहीं सकता किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ वो एक्स और वाई को यूज नहीं कर सकता। उसका बजट लाइन से वो काफी नीचे है, यानी उसकी कमाई उतनी नहीं है। जब सी को आप देखते हो तो सी की कमाई काफी ज्यादा है, यानी इस बजट लाइन से वो काफी ऊपर है, तो उसे चुनने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दोनों बजट लाइन से बाहर होंगे जिन जो लेकिन बजट लाइन पे कौन होगा, बजट लाइन पे वही होगा जो इन दोनों गुड्स को कंबाइन करके कंज्यूम कर सकता है। लेकिन सोचो कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो उनको बजट की चिंता नहीं करनी है। बजट की चिंता नहीं करनी है किस प्रोपेक्स में, कोमोडिटी एक्स और कोमोडिटी वाई के प्रोपेक्स में, कि ये उनके लिए काफी सस्ता है, वो चाहे तो कितना भी कंज्यूम कर सकते, तो उनके लिए ये है ही नहीं बजट लाइन। और एक लोग है जिसका इतना कम इनकम है कि वो इसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते, तो ये दोनों लोग बजट लाइन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बजट लाइन पे कौन रहेंगे, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, अगर एक के कॉम्बिनेशन को बढ़ाएं तो दूसरे के कॉम्बिनेशन को घटाना पड़ेगा, और दूसरे को घटाएं तो एक को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह का डिसीजन मेकिंग जिनको करना पड़ेगा वही लोग बजट लाइन पे दिख रहे होंगे आपको। तो बजट लाइन का सिंपल सिंपल ये मतलब है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे है, और फिर प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन को पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके। तो बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड की तरफ स्लोप में रहेगा। सेकेंड बजट लाइन स्ट्रेट लाइन, दूसरा बजट लाइन जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा। उसका रीजन क्या है, तो द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज निगेटिव, इट मींस दैट ये दो प्रॉपर्टी है। पहले बजट हम लोगों ने इससे पहले कौन से प्रॉपर्टीज को पढ़ा, तो इससे पहले हमने इन डिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज को पढ़ा। ये बजट लाइन का प्रॉपर्टी है। तो इसमें इसके मेजर प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टी अंदर है। तो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है स्लोप जब डाउनवर्ड हो तो द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज निगेटिव, इसका मतलब वो निगेटिव है। इट मींस दैट एज मोर ऑफ वन गुड्स इज बाउड बाय रिड्यूसिंग सम यूनिट ऑफ अदर गुड्स, कि अगर वो एक किसी सामान का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरा उन्हें घटाना होगा। ठीक है, इसके लिए वो क्या रहता है, डाउनवर्ड में रहता है, यानी एक बढ़ा तो दूसरा घटा, ये बढ़ा तो ये घटा, यानी हमेशा इसी तरह के स्लोप में वो रहेगा। सेकेंड बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। एक क्या होता है, वी नो दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशियो विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देयरफॉर द बजट लाइन स्ट्रेट कब रहेगा, जब प्राइस रेशियो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस यानी सेम है, तब बजट लाइन स्ट्रेट रहेगा। आपको मैं इसको दिखा देता हूं, ये आप देखो स्ट्रेट है,
डाउनवर्ड स्लोप में है और स्ट्रेट भी है। इसका मतलब इसका दो कंडीशन होना चाहिए। पहला तो जब कोई आदमी कोई एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा। आप इसको साफ साफ देख सकते हो। जैसे एफ 4 यूनिट किसका, एक्स का, और 2 यूनिट वाई का कंज्यूम कर रहा है। जी जैसे ही एक्स का 1 यूनिट बढ़ाता है, उसे क्या करना पड़ रहा है, वो इसे मतलब एक्स का घटा रहा है और वाई का बढ़ा रहा है। एच फिर क्या कर रहा है, एक्स का घटा रहा है, वाई का बढ़ा रहा है। यानी किसी एक गुड्स को अगर आप घटाते हो तो दूसरा बढ़ाना होगा। इसके लिए ये क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप में होगा हमेशा। दूसरा, प्राइस सेम है। ये जो कंडीशन दिखाया जा रहा है यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है, एजम्पशन लगाया जा रहा है कि जो गुड्स है एक्स और वाई उसका प्राइस सेम है। इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो डाउनवर्ड ट्रेंड विथ स्ट्रेट लाइन, ये दो प्रॉपर्टी रहते हैं। किस कंडीशन में, जब प्राइस का क्या हो, कांस्टेंट हो प्राइस, यानी कमोडिटी का जो प्राइस है वो सेम है, वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, तो चीजें वैसी ही चल रही है। अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर का जब इनकम चेंज होगा तो इफेक्ट उसका पड़ेगा ही। कैसे पड़ेगा, जब हमारा इनकम कम होगा तो हम कम वस्तु खरीद पाएंगे, हमारा क्या होगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा। ये जो है इनकम कम होने वाले का है और ये इनकम ज्यादा होने की स्थिति में है। तो आप समझ लो, जब हमारा इनकम ज्यादा होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे, और जब हमारा इनकम कम होगा तो हम कम से कम गुड्स को कंज्यूम करेंगे। सेम वही चीज दिखाया गया है कि कैसे चेंज होता है। और आप एक कंडीशन ये भी देख लो, उस दोनों कंडीशन में जो है दोनों कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा था, ठीक है, या नहीं, इनकम घट रहा था या बढ़ रहा था। एक कंडीशन ये था जिसमें हम लोग कंजम्पशन को घटा दे रहे थे। एक में है कि दोनों का प्राइस बढ़ता है, एक्स और वाई का। इसको पिछले चार्ट में हमने देखा। इस चार्ट में है क्या, सिर्फ इसमें चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, सिर्फ एक्स का प्राइस बढ़ रहा है। तो जब एक्स का प्राइस बढ़ेगा, हमारा चेंज होगा, तो सिर्फ एक्स का ही क्वांटिटी शिफ्ट होगा, क्योंकि बी का तो उतना ही है। मान लो कि प्याज टमाटर हम लोग ले रहे हैं बाजार से, प्याज का कॉस्ट बढ़ा, यानी प्याज का कॉस्ट बढ़ा या घटा, तो हम टमाटर 1 किलो लेते थे तो टमाटर 1.5 किलो या टमाटर आधा किलो लेना शुरू नहीं करेंगे। प्याज का अगर रेट बढ़ा है तो प्याज की क्वांटिटी घटा देंगे, और प्याज का रेट अगर घटा है तो प्याज की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। यानी जिसके प्राइस में चेंज होगा उसके क्वांटिटी में अंतर होगा। तो यहाँ गुड एक्स के प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसके क्वांटिटी कंजम्पशन को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो ये तीन कंडीशन थे। एक तो इनकम कम ज्यादा होना, दूसरा है कि दोनों गुड्स का प्राइस ऊपर नीचे होना, और स्पेसिफिक फिर किसी एक कमोडिटी का बढ़ना या घटना। ये चार तरह के कंडीशंस थे जो हमने ग्राफ के थ्रू पढ़ लिए। अब यहाँ पे है डिफरेंट बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट। तो बजट लाइन और बजट सेट में क्या अंतर है, इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। बजट लाइन का मतलब हम लोगों ने समझ लिया कि एक ऐसी लाइन जो लोगों के किसको दिखाती हो, बजट को दिखाती हो। अब यहाँ पे मीनिंग है, एक ग्राफ, बजट लाइन का मतलब है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन purchase with the given price and income in the way the cost of each of these combination is equal to the consumer money income। यहाँ पे वैसा कॉम्बिनेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां इनकम के अनुसार हम लोग एक कॉम्बिनेशन चुनते हैं जो यूज हम कर सकें, जो कंज्यूम कर सकें। लेकिन बजट सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय विद अ गिवन इनकम ऑफ। लेकिन यहां पर क्या है, हम लोग कितना अफोर्ड कर पाते हैं। यहाँ पे कितना खरीदना है ये नहीं है, अपने कंजम्पशन के अनुसार कितना अफोर्ड कर सकते हैं, इसको हम बजट सेट बोलते हैं। बजट लाइन कितना कंज्यूम कर सकते हैं, और बजट सेट का मतलब कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अब मान लो कि कोई 250 ग्राम प्याज खाता है, तो वो 250 ग्राम लेते आएगा तो उसको बोलेंगे कि जितना कंज्यूम करता था वो लेता आया। ये बजट लाइन हुआ।
और हम बोलते हैं कि हम अभी चाहे तो तुम्हारे पूरे दुकान का प्याज खरीद लें, यानी हम पूरे दुकान का प्याज अफोर्ड कर सकते हैं। ये बजट सेट हो गया। बेसिक अंतर यही है। और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिफरेंशिएट किया गया, ये आप देख लेना, एक एक चीज अच्छे से बताया गया, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब शिफ्ट इन बजट लाइन में किस तरह का शिपमेंट होता है, तो देयर इज अ शिफ्ट इन बजट लाइन व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम। जब इनकम लोगों का चेंज होगा तो बजट लाइन तो चेंज होगा, क्योंकि हमारा बजट किस पर डिपेंड है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है, बजट सेट होता है। इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इनकम कंज्यूमर। अब देख लो, यहाँ पे कंज्यूमर का इनकम चेंज हुआ है, तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बदल दिए, कम हुआ तो कम कर लिया, ज्यादा हुआ तो ज्यादा कर लिए, ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो आपको इसमें इतने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चार कंडीशन, एक तो हमारा इनकम जब बढ़ता घटता है उस हिसाब से कॉम्बिनेशन चेंज होता है। दूसरा, जब दोनों गुड्स का प्राइस बढ़े तो भी चेंज होता है। जब किसी एक का दाम बढ़े और दूसरे का कांस्टेंट रहे, यही तीन कंडीशन को हम लोग मेनली यहाँ पर पढ़े, जिसके कारण से क्या क्या चेंजेज होते हैं उसको हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर देखा। तो ये सारा मेरे ख्याल से लास्ट हम लोग कर चुके हैं, और यही पूरा कॉन्सेप्ट था। आप इसको अपने ढंग से भी पढ़ लेना। पीडीएफ देने से मेरा मतलब होता है कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, और चैप्टर में कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। अब आपको अगर उसको थ्योरेटिकल वे में एग्जामिनेशंस में लिखना है, तो उसके लिए आप अपने एंड से एनसीईआरटी के थ्रू अच्छा नोट्स बना के तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में कॉन्सेप्ट आ गया है ना, तो आप अपने मन से पूरा चैप्टर ही लिख सकते हो। तो मेरा मतलब होता है क्लासेस में कॉन्सेप्ट समझाने का। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, और कोशिश करूंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके कारण लोगों का, बच्चों का खास करके इतना मेंटल ये होता है कि मतलब उनको समझ में नहीं आता, और समझ में अगर आ जाए तो फिर उनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक क्लास, ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बनाऊंगा, ताकि चीजें और बेहतरीन ढंग से समझ में आ सके। और आप हमेशा की तरह ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करना है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना है पहले, और वहां पे टाइप करना www.evitcast.co.in। और जब आप इस साइट पर क्लिक करोगे तो इस साइट पर आपको जाना है, और इसके होम पेज को ही स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स जोन मिलेगा, वहां पे क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के क्लासेस यहाँ पे दिए हुए हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 2 पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे पीडीएफ खुल जाता है, और यहाँ पे आप करके डाउनलोड अपने पास इसे रख सकते हो। और जब भी आपको रिवीजन करने का मन हो तो इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। आप इसे फोन में रख सकते हो, टैबलेट में रख सकते हो, लैपटॉप में रख सकते हो, यानी ये हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको कभी भी मन हुआ इसको रिवाइज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये क्लास अच्छा लगा होगा आप लोगों को, समझ में भी चीजें आई होंगी। और अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें। और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा है, और लगता है आपको कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप उस चीज को कमेंट में मेंशन करें। अगर वो चीज लॉजिकल होगा तो हम लोग अपने में चेंजेस करके अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।